कोई बदबख्त शहरी होगा जो इमरान खान का साथ देगा। वजीर आजम ने बेसिकली जो तेल की कीमतें कम कर दी थी 10-10 रुपए पेट्रोल की और डीजल की, और उसके बाद बिजली के ऊपर भी 5 रुपए कम कर दिया था। IMF के साथ वो मुज़ाकरात जो हैं वो फंस गए हैं। कावे मूसवी ने जो है वो इनके ऊपर मौजूदा हुकूमत के ऊपर इल्जामात लगाना शुरू कर दिए। कावे मूसवी ने जो है वो नवाज शरीफ के ऊपर उन्होंने कहा जी किसी किस्म का 1 रुपए के करप्शन का इल्जाम जो है वो साबित नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि जी मैं नवाज शरीफ से इस मामले में माफी मांगता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, मेरे पास 7 मुख्तलिफ ख़बरें हैं और इसमें से चंद बड़ी ख़बरें हैं, चंद जो पहले छोटी ख़बरें हैं ज़रा उसके बारे में जल्दी से जिक्र कर लीजिए। अमरीकी डॉलर जनाब 182 के ऊपर पहुँच गया है। जी हाँ, आज ओपन मार्केट के अंदर 182 की प्राइस कोट हुई है और वो भी उसके ऊपर डॉलर जो है वो शॉर्टेज में था। बल्कि कुछ जगहों के ऊपर तो ये बताया गया है कि ब्लैक के अंदर 185 184 के ऊपर भी जो है वो डॉलर मिला है। तो ये सिचुएशन अमरीकी डॉलर जो है वो संभाला नहीं जा रहा है। इसमें बहुत सी ये भी वजह बताई जा रही है कि कंसर्न जो है वो IMF के मामले के ऊपर है। वजीर आजम ने बेसिकली जो तेल की कीमतें कम कर दी थी 10-10 रुपए पेट्रोल की और डीजल की, और उसके बाद बिजली के ऊपर भी 5 रुपए कम कर दिया था। IMF के साथ वो मुज़ाकरात जो हैं वो फंस गए हैं और चंद तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि जी IMF ने इस पर कंसर्न शो किए हैं कि आपने किस तरह निकाल लिया। आपको याद होगा मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि भाई आपने कर तो दिया, लेकिन इसको आप इसको वैलिडेट किस तरह करेंगे आप। तो उस वक्त इनके कई चमचों ने बात की थी कि देखें जी ये बैठ के सवाल कर रहे हैं और ये देखें अब वो वही हुआ है कि ये सारी चीज़ अब आपके सामने आना शुरू हो गई है। आई होप इसमें से इस मामले में से निकल जाएँ। लेकिन US डॉलर जो इस वक्त मार्केट में जो शॉर्ट हो रहा है और 182 तक जो पहुंच गया, तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया, उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है जो मैंने भी आपको बताई है। एक और बुरी खबर ये है कि आलमी मार्केट के अंदर तेल का बैरल भी जो है वो $115 के ऊपर पहुंच गया। ये सारा कुछ जब हुआ था, जब इन्होंने ये तेल की कीमतों के अंदर ये जो कमी अनाउंस की थी, तो उस वक्त तकरीबन 100 102 $98 के ब्रैकेट के अंदर उस वक्त तेल था। अब तेल और ऊपर चला गया, मतलब 115 के ऊपर जो है उसने आज हाई मारा है 115 का। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि बेसिकली जिस सब्सिडीज़ की हम बात कर रहे हैं, ये वज़ीर आज़म ने जिस तरह 10-10 रुपये कम किया है, इसके लिए अब हमें और भी ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे अगर आने वाले महीनों, क्योंकि उन्होंने कहा जी बजट तक जो है वो अब तेल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, तो इसकी वजह से हमें और भी प्रॉब्लम्स होंगी। इसके अलावा सवात का जो जलसा था कल रात को तकरीबन 12:30-1 बजे के करीब ये खबर आई कि जी मरीम नवाज़ ने जो आज जलसा करना था सवात में, उनकी तबीयत ख़राब हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने उस जलसे को मनसूख कर दिया और वो उस जलसे में नहीं जाएंगी। उन्होंने बेसिकली जो लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे हैं उस सिलसिले में जो दूसरा फेज़ होना है उस सिलसिले में ये वहाँ पे उन्होंने जाना था, लेकिन उस जलसे को मनसूख कर दिया गया। अलबत्ता सुबह तक जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी अपील थी, तो उस वक्त तक तो वो ठीक थी, लेकिन उन्होंने कहा कि जी बाद में उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। ऑपोजिशन ये क्लेम कर रही है कि जैसे ही ये OIC का इजलास जो आज शुरू हो चुका है, ये जब ख़त्म होगा तो 24 तारीख की शाम से जो है वो आपको सरप्राइजेस मिलना शुरू हो जाएंगे। ये ऑपोजिशन क्लेम कर रही है। मैं आपको पहले बता दूं, ज़रूरी नहीं है कि उनका क्लेम जो है वो ठीक हो, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जी बाकी लोग जो बेसिकली अब तक हमने रोके हुए थे वो भी बाहर आना शुरू हो जाएंगे। एक बात इसी से जुड़ी एक और ख़बर ये भी है कि मौलाना फजल रहमान जो हैं आज बहादराबाद पहुँचे MQM के मरकज़, और वहाँ पे उनकी खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि दोनों रहनुमाओं ने इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खालिद मकबूल सिद्दीकी साथ खड़े हुए थे और फजल रहमान ने वहाँ पे खड़े होकर कहा कि जी हमारे मामला इनके साथ तय हो चुके हैं, फॉर्मल अनाउंसमेंट ये 1 से 2 दिन के अंदर कर देंगे, और इनकी चंद मजबूरियां हैं जो इस वक्त ये अभी अनाउंस नहीं कर रहे। अच्छा, इस चीज़ को डिनाई नहीं किया, क्योंकि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी बाद में उसके बाद बोले, लेकिन उन्होंने कतई तौर पे इस चीज़ को डिनाई नहीं किया। लेकिन साथ ही साथ जो अनाउंसमेंट मेरे ख्याल में मौलाना साहब चाह रहे थे कि वो आज ये कर दें, वो अभी तक नहीं आई है। कहने वाले ये कहते हैं कि तहादी जो है अपना कोई भी फैसला जो लेंगे वो OIC का मसला जब हल हो जाएगा और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट भी ज़रा देख लें कि किस करवट बैठने लगा है, तो उसके बाद जाके ऐलान करेंगे, जो कि बनती है 25 तारीख तक। तकरीबन 25 तारीख तक जाके सिचुएशन जो है वो क्लियर होगी, क्योंकि उस दिन 25 तारीख को जो है वो इसका इजलास बुलाया गया। 24 को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होनी है और 25 को जो है वो इजलास बुलाया गया, तो काफ़ी तक सिचुएशन जो है वहाँ पे जाके क्लियर होगी। दूसरा एक और बात, हाँ एक बात मौलाना फजल रहमान ने यहाँ पे कही जो मैं जिसको कंडेम करना चाहूँगा, मेरा ख्याल में उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। वो ये थी, उन्होंने कहा कि जी कोई बदबख्त होगा, कोई बदबख्त शहरी होगा जो इमरान खान का साथ देगा और वो इमरान खान साहब के लिए जो है वो निकलेगा। तो
मैं तो ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। मेरा ख्याल में ये कतई तौर पे जमहूरी रवैया नहीं है। आप इमरान खान साहब से इख्तलाफ करें, आप उनके ऊपर तनकीद करें, लेकिन किसी को ये राइट नहीं पहुंचता कि आप किसी के फॉलोअर को जो है वो ऐसा लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल करें, चाहे वो इमरान खान साहब आपसे मुखालफत रखते हैं, कुछ भी है, लेकिन आपके पास ये राइट नहीं है। मतलब अगर इस तरह कहने को अगर शुरू हो जाए तो फिर तो ये मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं फिर आपके फॉलोअर्स को, जो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ खड़े होते हैं, तो उनके बारे में कहना शुरू हो जाए कि जी ये भी बदबख्त हैं और इनसे ज़्यादा बदबख्त कोई नहीं हो सकता। मेरा ख्याल में ऐसी लैंग्वेज जो है वो कतई तौर पे नहीं इस्तेमाल की जानी चाहिए। दोनों साइड्स को जो है वो इस वक्त अपने आप को नीचे लाने की ज़रूरत है, अपने टेम्पर्स को लो करने की ज़रूरत है। मामला को इतना ख़राब मत करें कि वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुँच जाए। तो मुझे अफसोस हुआ मौलाना साहब की आज ये लैंग्वेज सुन के। नॉर्मली मौलाना साहब ये लैंग्वेज इस तरह की इस्तेमाल करने वाले शख्स नहीं है, वो बड़े ठंडे ठार तरीके से जो है वो मामला को हैंडल करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादती कर बैठे, उनको ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। इसके अलावा हाँ, एक और बात जो ज़रा OIC की भी कर लें, उसके बाद मैं कावे मूसवी के ऊपर भी मैं आता हूँ, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। OIC का इजलास आज हुआ, वज़ीर आज़म ने वहाँ पे उस इजलास से खिताब किया। ज़ाहिर बात है वो मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा जोड़ने के हवाले से उसमें उन्होंने बात कही। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जी मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन के ऊपर जो है हमें प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है। चाइना और मुस्लिम ममालिक के साथ मिल के जो है वो हम यूक्रेन और रूस के दरमियान ये जो कशीदगी है उस मसले को भी हम हल कर सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने इस मौके के ऊपर ये भी उन्होंने कोई मोबाइल फ़ोन के बारे में भी कहा कि जी मोबाइल फ़ोन से जो है वो बेहूदगी वल्गैरिटी फैल रही है, हमें उसके ऊपर देखने की ज़रूरत है। और इस्लामोफोबिया का भी उन्होंने जिक्र किया। ज़ाहिर बात है उनके जो नाकदीन है कुछ उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं कुछ भी, लेकिन मेरा ख्याल में मेरा अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि देखिए ये जो भी ये वज़रा ख़ारजा की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र की बात है। पाकिस्तान इज़ द होस्ट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान के लिए एक अच्छी बात है। तो मेरा ख्याल में यहाँ पे आपस में डिविजन्स पैदा करने के बजाय कि जी इमरान खान वज़ीर आज़म है तो जी हमने हर सूरत इसकी मुखालफत ही करनी है और वो जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, इसको नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल में यहाँ पे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म खड़ा हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन खड़ा होकर वो तकरीर नहीं कर रहा। सो इसलिए मेरा ख्याल में इसके ऊपर तनकीद नहीं की जानी चाहिए। हाँ, वो एक और बात है कि OIC का किरदार जो है, OIC ने कितना को मुस्लिम उम्मा के लिए कितना ज़बरदस्त काम किया है या नहीं किया है, ये एक बड़ा लंबा टॉपिक है और उसको एक्चुअली इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी स्टेज के ऊपर कितनी इंपॉर्टेंस हासिल है, ये एक बड़ी लंबी डिबेट है। क्योंकि मेरा टॉपिक ये नहीं है, लेकिन मैं खैर इसके ऊपर अगर बात करना शुरू करें तो बात बड़ी लंबी हो सकती है। मतलब मुसलमानों को जितने मसाइल रहे हैं, चाहे वो कश्मीर का हो, फ़लस्तीन का हो, मशरक़ वस्ता के अपने अंदर इनके ममालिक के अपने मसाइल हों, मुस्लिम ममालिक के दरमियान होने वाले मसाइल हों, कितना प्रोएक्टिवली OIC ने अपना किरदार अदा किया है, बड़ी इसके ऊपर लंबी डिबेट है। लेकिन बट स्टिल ठीक है, एक इंटरनेशनल इवेंट है, पाकिस्तान उसकी मेज़बानी कर रहा है, मेरे ख्याल में हमें इस पर फ़ख्र होना चाहिए। अच्छा, अब आ जाएँ कावे मूसवी के ऊपर। जी कावे मूसवी आप जानते हैं कि ब्रॉडशीट के सरबराह हैं, ईरानियन डिसेंट हैं और बरतानिया के अंदर ये ऑपरेट करते हैं। वहाँ से उन्होंने बेसिकली 10 जनवरी 2021 को इरफान हाशमी साहब को उन्होंने यूट्यूब के ऊपर एक इंटरव्यू दिया था, जिसके बाद एक कोहराम मचा और हर जगह जो है वो मामला क्या था, मामला ये था कि जी हम जो है वो तहकीकात कर रहे थे, ब्रॉडशीट को जो है वो तहकीकात का ठेका मिला हुआ था नैब की तरफ से, लेकिन हम काफ़ी हद तक जो है वो हम चीज़ें निकाल चुके हुए थे और शरीफ ख़ानदान की भी हम बहुत सी चीज़ें निकाल चुके हुए थे। लेकिन फिर उसके बाद जो है वो मामला चूँकि तय हो गए तो इसलिए वो सारी तहकीकात जो हैं वो ख़त्म हो गई। उसमें उन्होंने बड़े शदीद किस्म के इल्ज़ाम लगाए थे। उस वक्त उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया था कि जी शरीफ फैमिली ने जो है मुझे चुप रहने के लिए मुझे ब्राइब ऑफ़र की थी। एक साहब का उन्होंने नाम भी लिया कि जी वो नवाज शरीफ के रिश्तेदार हैं और उनको भेजा गया था हमें रिश्वत देने के लिए, लेकिन हमने रिश्वत लेने से इनकार कर दिया। और उस वक्त जब ये कावे मूसवी ने ये सारे ऐलानात किए थे तो उस वक्त इमरान खान साहब ने मैं उनकी चंद ट्वीट्स जो है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आप देखिए, ये उन्होंने उस वक्त ये कहा था जी ब्रॉडशीट रेवलेशंस अबाउट रूलिंग एलीट ओनली टिप ऑफ द आइसबर्ग। बेसिकली ऑब्वियसली क्योंकि नवाज शरीफ के ऊपर इल्ज़ाम लगा था तो उस वक्त ये उन्होंने चंद ट्वीट्स की थी। मैं 13 जनवरी को उन्होंने ट्वीट्स की, उसमें उन्होंने लिखा जी पैनामा पेपर्स एक्सपोज्ड आवर रूलिंग एलीट्स corruption and money laundering earlier. Now broadsheet revelations have again exposed the massive scale of our ruling elites' corruption and money laundering. These elites cannot hide behind victimization card on these international revelations. What do these revelations expose repeatedly? One, exactly what I've been saying in my 24-year fight against corruption, which is the biggest threat to Pak's progress. These elites come to power and plunder the country.
उसके बाद एक और ट्वीट उन्होंने की, दे डू मनी लॉन्ड्रिंग टू स्टैश देयर इल गॉटन गेन्स अब्रॉड सेफ फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोसिक्यूशन। और नंबर 4, they then use these political clout to get NROs, that is how they keep their plundered wealth safe. People of Pak are biggest losers. Not only is their nation's wealth stolen by their elites, their taxpayers' money paid for recovering the wealth is wasted because of NROs. These revelations tip off the iceberg. We want complete transparency from broadsheet on our elites, money laundering, and on who stopped investigations. तो वो जनाब इस सारे इनकी जो बेस थी वो ब्रॉडशीट की यानी कि कावे मूसवी की जो रेवलेशन थी उसके ऊपर आके खड़ी होगी कि जनाब ये देखें, मैं कितने सालों से बात कहता था, थोड़ा सा मैं सिर्फ ट्रांसलेशन कर रहा हूँ इसका, मैं कितने सालों से कहता था कि जनाब ये देखें, ये सारा इसी तरह पैसा जो है वो बाहर जाता है, ये करप्शन करते हैं, सारा कुछ करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद एक और जो डेवलपमेंट हुई थी, हुकूमत उस वक्त हुकूमत की जानिब से जो है वो एक कमेटी बनाई गई थी इंटर मिनिस्ट्रियल, जिसमें और भी मिनिस्टर्स थे और उनको ये ड्यूटी लगी थी कि जनाब आप ब्रॉडशीट की ये जो है वो तहकीकात जो है वो करें। उसके बाद क्या हुआ था, मैं सिर्फ आपको रिफ्रेश करने के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ था कि थोड़ी देर के बाद ब्रॉडशीट ने यानी कि कावे मूसवी ने जो है वो इनके ऊपर, मौजूदा हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए और उन्होंने कहा कि जी ये तो खुद जो है वो तहकीकात के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, नैब को भी बुरा भला कहा गया, ये सारा कुछ हुआ। बाद में कावे मूसवी को एक्चुअली नवाज शरीफ फैमिली को जो है वो अपने लीगल जो फीस थी वो तक पे करनी पड़ी उनको, उसके अंदर भी मतलब नवाज शरीफ फैमिली को उन्होंने पे किया। और फिर उसके बाद अब अल्टीमेटली क्या हुआ है कि कावे मूसवी ने जो है वो बाकायदा तौर पर अपना एक वीडियो पैगाम जारी करके माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि जी मैं नवाज शरीफ से इस मामले में माफ़ी मांगता हूँ, और ये ट्वीट ही मेरे ख्याल में अगर आप देख लें, उन्होंने कहा जी माई फोन हैजंट स्टॉप रिंगिंग दिस मॉर्निंग, डिलाइटेड टू सी द प्रेस वेकिंग अप टू द फैक्ट दैट नैब इज द corrupt entity that needs to be investigated. I confirm again, broadsheet found millions of stolen loot but not 1 rupee attributable to Nawaz Sharif or family, period. तो वही कावे मूसवी जो नवाज शरीफ के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहा था, सारी बातें कर रहा था, अब उस कावे मूसवी ने जो है वो नवाज शरीफ के ऊपर उन्होंने कहा जी किसी किस्म का 1 रुपये के करप्शन का इल्ज़ाम जो है वो साबित नहीं हो सका। अब इस सारे मामले के अंदर उस वक्त कावे मूसवी के बारे में हमें बताया जा रहा था नून लीगी रहनुमाओं की जानिब से कि कावे मूसवी से बड़ा फ्रॉड कोई नहीं है, इनके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे कि, और ये बताया जा रहा था कि जी कावे मूसवी तो वैसे ही इसने जो है नैब को भी दो नंबर तरीके से धोखा दिया और ये सारा कुछ किया, ये पाकिस्तान के पैसे जो है वो ले उड़ा और इस तरह की सारी बातें इन्होंने की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये शख्स उस वक्त फरिश्ता था और ये कहते थे जी क्या बात है, ज़बरदस्त इसने वो बात कह दी है जो हम कितने सालों से कहते थे कि शरीफ ख़ानदान तो ऐसा, तो शरीफ ख़ानदान तो वैसा है सब कुछ। अब हुआ क्या है कि कावे मूसवी ने आज ये जो पलटा मारा है, मैं भी इसे पलटा ही कहूँगा, जाहिर बात है, और उसने कहा है कि जी नवाज शरीफ और फैमिली की मैंने 1 रुपये की मुझे करप्शन नहीं मिली, तो अब कहानी उल्टी हो गई है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है ये शैतान बन गया और नून लीग के लिए जो है शहबाज शरीफ साहब ने बल्कि आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कावे मूसवी को सलाम पेश किया। उन्होंने कहा जी मैं सलाम पेश करता हूँ कि आपने सारा कुछ कहा। तो कावे मूसवी ने ये पलटा क्यों मारा है, और मेरा ये एक और सवाल ये है कि कावे मूसवी की आज की गवाही के बाद ये जो इसने दी है, तो क्या इसका मतलब है कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर करप्शन के सारे इल्ज़ाम धुल गए इस कावे मूसवी की वजह से? तो कावे मूसवी जो है वो आज से 2 साल पहले मुस्लिम लीग नून की नज़र में अगर करप्ट था और 2 नंबर आदमी था, तो आज उसकी गवाही से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उसको उस वक्त फरिश्ता बना रही थी और आज उनको कावे मूसवी की तमाम तर बुराइयाँ नज़र आना शुरू हो गई हैं, तो उसके ऊपर भी तपने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों साइड जो हैं वो अपनी अपनी साइडों के अपने अपने टाइमों के मुताबिक खेल रहे हैं और कुछ भी नहीं है। तो मेरी नज़र में कावे मूसवी जो है वो एक बड़ा मैं क्या कहूँ स्मार्ट किस्म का बंदा है। वो मौका महल देख के, हवाओं का रुख देख के जो है बयानात देता है। तो ना उस वक्त उसकी बात में कोई इतनी ऑथेंटिसिटी थी, जब आप लोगों ने, बहुत से इनके चमचों ने, ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चमचे हैं, जब बहुत से लोगों ने उस वक्त कावे मूसवी को जो है वो अपना बनाया हुआ था, और अब जब वो ये सारा कुछ कह रहा है तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए कि उनकी करना है। तो ना हमने, मेरे लिए, मुझे उस वक्त भी आइडिया था कि ये जो कुछ भी कह रहा है ये हवा में तीर चला रहा है, और ना मुझे कोई आज इसकी बात के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा यकीन है। बहरहाल अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।